गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मेरे बच्चों। आज ऑडिट का फोर्थ क्लास है। ठीक है, ऑडिटर्स का जो क्लास 4 अपने पढ़ेंगे। ठीक है, ऑडिट का ध्यान से सुनिएगा। जब भी आप ऑडिट पढ़ रहे हो तो आप ऐसे पढ़ना कि आप ऑडिटर हो, तब आपका जो पढ़ने का आउटपुट जो एफिशिएंसी है वो जबरदस्त होगा और आउटपुट भी जबरदस्त होगा। जब आप अकाउंट्स का सम बनाओगे तो ऐसे बनाना कि आप अकाउंटेंट हो। ये ट्राई करके देखो, आप जबरदस्त रिजल्ट आएगा इसका। आपका जो पढ़ाई का आउटपुट 4 गुना ज्यादा हो जाएगा। एकदम लिख के दे रहा हूं मैं आपको फील कराऊंगा कि कैसे होता है। देखिए, सबसे पहले पढ़ेंगे अपने रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स, सेक्शन 139 सबसेक्शन 2। ध्यान से सुनिएगा। रोटेशन ऑफ ऑडिटर मतलब ऑडिटर चेंज ऑफ ऑडिटर्स। कुछ एक स्पेसिफिक पीरियड के बाद ऑडिटर को चेंज करना पड़ता है। तो आप ऐसे पढ़ो कि आप एक ऑडिटर हो सपोज, तो थोड़ा सा पहले सोचना कि लॉजिकली पढ़ो चीजों को। पहले सोचना कि ये प्रोविजन जो बनाया गवर्नमेंट ने चेंज ऑफ ऑडिटर्स का, प्रोविजन क्या सोच के बनाया होगा। कुछ तो सोचा होगा लॉ मेकर ने, तब ये प्रोविजन बनाया है। तो एकदम थोड़ा सा लॉजिक इंट्रोड्यूस करना कि ये प्रोविजन किसी ना किसी चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है। क्या होता था कि कोई भी ऑडिटर कंपनी में आया, कंपनी में रहा 4-5 साल, तो 5 साल रहने से उसका क्या होता है ना, डायरेक्टर लोगों के साथ ट्यूनिंग बैठ जाता है, डायरेक्टर लोगों के साथ दोस्ती हो जाता है। तो क्या कर सकता है, डायरेक्टर के साथ दोस्ती करके डायरेक्टर और ऑडिटर मिल जाएगा तो कंपनी के शेयर होल्डर के साथ दगाबाजी कर सकता है, धोखा दे सकता है शेयर होल्डर को। तो लॉ मेकर ने देखा कि ये बड़ा हो रहा है, ये केसेस बहुत हो रहे हैं कि डायरेक्टर ऑडिटर मिलके कंपनी को धोखा दे रहे हैं, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया। ठीक है, तो प्रोविजन क्या बनाया, देखिए प्रोविजन समझिए, फिर मैं बताऊंगा कि इसका इफेक्ट क्या है। ये जो धोखा, जो दगाबाजी हो रही है, बड़ी बड़ी कंपनी में होती है, क्योंकि डायरेक्टर उतना इन्वॉल्व नहीं होता, उसका 50 तो बिजनेस आता है, बहुत बड़ा है, वो इतना वो नहीं देख पाता, इसीलिए बड़ी बड़ी कंपनी में ये दगाबाजी होने लग गई। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया। प्रोविजन क्या, देखिए एकदम टू द पॉइंट याद रखिएगा, लो एकदम याद रहेगा ऑडिट। ठीक है, बोलता है रोटेशन ऑफ ऑडिटर का प्रोविजन किस किस कंपनी के ऊपर अप्लीकेबल है। तो ये जो धोखाबाजी जो हो रही थी बड़ी कंपनी में ज्यादा हो रही थी, क्योंकि बड़ी कंपनी के डायरेक्टर उतना टाइम नहीं दे पाते हैं, 50 काम रहता है। तो ये समझ में आ गया कि ये प्रोविजन जो भी होगा बड़ी कंपनी पे होगा। तो जब भी बड़ी कंपनी आए तो लिस्टेड कंपनी हमेशा बड़ी रहती है, याद रखिए, उस पर सारा प्रोविजन अप्लीकेबल रहता है। आंख मीच के लिस्टेड कंपनी का नाम लिख दीजिएगा, काम खत्म। ये तो हुआ फर्स्ट। अब देखिए पब्लिक और प्राइवेट कंपनी में क्या होगा। देखिए लिस्टेड कंपनी पे ये प्रोविजन तो अप्लीकेबल है ही है। दूसरा, वह पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 10 करोड़ और उससे ज्यादा है, और वह प्राइवेट कंपनी जिसका कैपिटल, पेड अप कैपिटल कितना है, 50 करोड़ और उससे ज्यादा है। तीन चीज याद रखना है, लिस्टेड कंपनी पे एप्लीकेबल है, वह पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 10 करोड़ और उससे ज्यादा है, और वह प्राइवेट कंपनी जिसका कैपिटल 50 करोड़ और उससे ज्यादा है। और कोई भी कंपनी यदि लोन लेती है 50 करोड़ उससे ज्यादा, क्योंकि लोन में सबसे ज्यादा घटोला होता है, लोन में सबसे ज्यादा बदमाशी होती है, इसीलिए लोन के लिए एनी कंपनी बोला, कोई भी कंपनी हो जो लोन 50 करोड़ से ज्यादा का लेगी, तो उसके लिए रोटेशन ऑफ ऑडिटर का, चेंज ऑफ ऑडिटर का प्रोविजन आ गया। टेन्यूर क्या रखा, देखिए ऑडिटर कितना दिन तक रह सकता है। एक इंडिविजुअल फर्म रहा, एक इंडिविजुअल आदमी रहा तो 5 साल तक ऑडिटर रहेगा, फिर 5 साल बाद कंपनी को ऑडिटर चेंज करना पड़ेगा। देखिए कूलिंग पीरियड में लिखा हुआ 5 ईयर्स, मतलब उस ऑडिटर को चेंज करना पड़ेगा। और फर्म के लिए दिया गया 2 टर्म्स, मतलब 2 साल, मतलब 10 साल तक एक फर्म ऑडिटर रह सकता है, फिर 5 साल तक उसको छोड़ना पड़ेगा, फिर 5 साल बाद वो फिर से अपॉइंट हो सकता है। कूलिंग पीरियड मतलब फिर से अपॉइंट होने के लिए उसको कितना गैप चाहिए, कम से कम 5 साल का गैप चाहिए। तो ये समझ में आया। रोटेशन ऑफ ऑडिटर सिर्फ इतना याद रखना है, रोटेशन ऑफ ऑडिटर मतलब ऑडिटर चेंज होना चाहिए कुछ स्पेसिफिक पीरियड के बाद। तो सीधा सा 3 कंपनी पे इसका प्रोविजन बेसिकली एप्लीकेबल है, लिस्टेड कंपनी, और वह पब्लिक कंपनी जिसका कैपिटल 10 करोड़ और उससे ज्यादा है, और वह प्राइवेट कंपनी जिसका कैपिटल 50 करोड़ और उससे ज्यादा है। और जो भी कंपनी लोन लेती है 50 करोड़ और उससे ज्यादा का, बस सिंपल सा चीज है, इतना याद रखना है, आगे बढ़ जाना है। समझ में आया, रोटेशन ऑफ ऑडिटर सिंपल सा प्रोविजन है। अब एक प्रोविजन आया, रिमूवल ऑफ ऑडिटर्स। कंपनी ऑडिटर को निकालना चाह रही, किसी भी रीजन से निकालना चाहे, याद रखिए आपको पता नहीं है, आप प्रोविजन नहीं जानते हैं, कैसे लिखेंगे। देखिए कंपनी किसी को भी निकालने चाहे तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लोगों का तो एक अप्रूवल चाहिए, एकदम लॉजिकल ही है, और शेयर होल्डर लोगों का अप्रूवल तो चाहिएगा ही चाहिएगा।
ये समझ में आया? तो ये 2 पॉइंट तो आपको समझ में आ गया, अप्रूवल ऑफ बोर्ड और अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर। स्पेशल रिजोल्यूशन याद रखिएगा, जब 75% मेजोरिटी उस चीज को अप्रूव करती है उसको बोलते हैं स्पेशल रिजोल्यूशन। 2 प्रकार का रिजोल्यूशन होता है, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन जब 50% से ज्यादा आदमी उस चीज को फेवर करते हैं, और स्पेशल रिजोल्यूशन में बोलता है 75% से ज्यादा उसको फेवर करते हैं शेयर होल्डर लोग। याद रखिए, बोर्ड जो रिजोल्यूशन पास करता है उसको बोलते हैं बोर्ड रिजोल्यूशन, और शेयर होल्डर लोग जो रिजोल्यूशन पास करता है एक ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन है, एक स्पेशल रिजोल्यूशन। बता दिया हूं। तो सिर्फ रिमूवल ऑफ ऑडिटर के लिए आपको सिर्फ 3 चीजें याद रखनी है, बोर्ड का अप्रूवल लगेगा, शेयर होल्डर का अप्रूवल लगेगा, और सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लगेगा। 3 चीज का अप्रूवल लगेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो सीजी का अप्रूवल कैसे लेंगे, अपने सीजी के पास फॉर्म एडीटी 2 फाइल करेंगे, उसमें वो अप्रूवल देगा। बस सिर्फ 3 चीज याद रखना है। यदि ऑडिटर को हटाना चाहिए, बोर्ड का अप्रूवल लगेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लगेगा, और शेयर होल्डर का अप्रूवल लगेगा। ये देखिए, ये एबीसीडी आपको सिखाने वाले हैं। ड्यूटी ऑफ ऑडिटर्स, ऑडिटर्स का क्या जिम्मेदारी है। सिंपल सा लेमन के हिसाब से सोचिए, ऑडिटर के हिसाब से सोचिए कि ऑडिटर का जिम्मेदारी क्या होना चाहिए। सिंपल सा बात है, ऑडिटर का ये जिम्मेदारी होना चाहिए कि कंपनी फ्रॉड नहीं कर रहा है। सीधा सा बात है, कंपनी फ्रॉड नहीं कर रहा है, कंपनी का मैनेजमेंट फ्रॉड नहीं कर रहा है, ये ऑडिटर का जिम्मेदारी होना चाहिए। ध्यान से देखिए, आप एबीसीडी में आपको बहुत बढ़िया से समझाऊंगा, मजा आएगा आपको। ठीक है, देखिए पहला वाला बोलता है ABCDEF, बस इतना याद रखना, अल्फाबेट ABCDF तक याद रखना, उसके बाद आप खुद लिख देंगे। देखिए पहला A फॉर एडवांसेस। एडवांसेस में बोलता है यदि कंपनी ने किसी को लोन या एडवांसेस दिया है तो उसके अगेंस्ट प्रॉपर सिक्योरिटी लिया है या नहीं, ऑडिटर का जिम्मेदारी है। ऐसा ना हो कि 50 लाख का कंपनी ने एडवांसेस दे दिया, उसको लोन दे दिया, उसके अगेंस्ट उसका कोई सिक्योरिटी नहीं है, कंपनी ने कुछ मॉर्गेज ही नहीं किया, ऐसे ही दे दिया, तो पैसा और डूब जाएगा। इसीलिए वो चीज देखना है ऑडिटर को कि एडवांसेस प्रॉपर्ली सिक्योर है या नहीं। दूसरा, बुक एंट्रीज, कंपनी के जो बुक में एंट्री की हुई है वो सही है या नहीं, गलत एंट्री नहीं कर रहा है अकाउंटेंट, वो देखना है। तीसरा, कंपनीज इन्वेस्टमेंट, सी फॉर कंपनीज इन्वेस्टमेंट, मतलब कंपनी 100 रुपया का इन्वेस्टमेंट सपोज खरीद रहा है, 90 रुपया में नहीं बेच दे रहा है ना, 100 रुपया का चीज ऊपर दाम में ही तो बेच रहा है, तभी तो कंपनी का फायदा है। ऑडिटर ये चीज चेक करेगा, नहीं तो कंपनी डूब जाएगा। तो कंपनीज का इन्वेस्टमेंट चेक करना है। डी फॉर डिपॉजिट चेक करना है, ऐसा ना हो कि लोन को डिपॉजिट के हेड में दिखा दे। चीज को समझिए, कंपनी ने दिया, क्या होगा देखिए, कंपनी ने दिया लोन, लोन पे इंटरेस्ट आया, डायरेक्टर क्या करेगा, उसको डिपॉजिट दिखा देगा और इंटरेस्ट का पैसा खुद खा जाएगा। तो ये चीज नहीं होना चाहिए। याद रखिए, डिपॉजिट्स और लोन का प्रॉपर मनी डिस्प्ले होना चाहिए। डी फॉर डिपॉजिट्स। ई फॉर एक्सपेंसेस, क्या होगा, डायरेक्टर अपने लिए खर्चा करेगा, एक्सपेंसेस अपने लिए खर्चा करेगा, अपने लिए ट्रेडमिल मंगाएगा और कंपनी के बुक्स में चार्ज कर देगा। ये चीज नहीं होना चाहिए, उसका पर्सनल एक्सपेंसेस पर्सनल अकाउंट में जाना चाहिए। एफ फॉर फिनेंशियल पोजीशंस, याद रखिए शेयर यदि इशू कर रहा है कंपनी केस में तो उसका फिनेंशियल इफेक्ट लेना चाहिए। बस सिंपल सा, ऑडिटर के हिसाब से ये सब गलती नहीं करना चाहिए कंपनी। एडवांसेस सिक्योर होना चाहिए, बुक एंट्री में गलती नहीं होनी चाहिए, कंपनी का इन्वेस्टमेंट कम दाम में नहीं बिकना चाहिए, कंपनी डिपॉजिट का प्रॉपर डिस्क्लोजर करेगा, एक्सपेंसेस डायरेक्टर का उसी के अकाउंट में चार्ज होगा, और फाइनेंशियल पोजीशन कंपनी का सही होना चाहिए। बस सिंपल सा लॉजिक से आप लिख देंगे। आ जाइए नेक्स्ट में, बोलता है ऑडिटर राइट टू अटेंड जनरल मीटिंग। यस, याद रखिए ऑडिटर का राइट है कि आप जनरल मीटिंग वो अटेंड कर सकता है, और उसको नोटिस भी दी जाती है जनरल मीटिंग का। दो, वो ऑडिटर खुद अटेंड कर सकता है या अपना कोई ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव को, अपने बिहाफ में किसी ऑथोराइज पर्सन को अटेंड करने के लिए बोल सकता है। याद देखिए, ड्यूटी है ऑडिटर्स का कि वो अटेंड करना चाहिए उसको जनरल मीटिंग। ठीक है, और ऑडिटर मीटिंग में कुछ सुनना चाहे तो भी सुन सकता है यदि ऑडिट रिलेटेड मैटर में बात होगा तो। ठीक है, ऑडिटर का राइट है, यदि मीटिंग में कुछ ऑडिट रिलेटेड इशू पे कुछ बात किया जाए तो उसका राइट है, वो सुन सकता है। ठीक है, और एक तो देखिए राइट ऑफ द ऑडिटर, लास्ट क्वेश्चन, ऑडिटर्स का राइट क्या है। याद रखिए, सिंपल सा बात है, ऑडिटर्स क्या करता है, बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक कर सकता है, एसेस कर सकता है। सिंपल सा बात है, यदि आप उसको लेजर, फिनेंशियल स्टेटमेंट, वाउचर वो चेक करना चाहे, एसेस करना चाहे, कर सकता है। दूसरा है, यदि किसी कंपनी का ऑफिसर और एम्प्लॉय से कुछ इंफॉर्मेशन मांगना चाहे ऑडिट के दौरान, यदि उसको कुछ समझ में नहीं आए तो वो कंपनी का एम्प्लॉय ऑफिसर से कुछ सिक इन्फॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशंस फ्रॉम कंपनी एम्प्लॉय और ऑफिसर वो मांग सकता है। बस इतना ही याद रखिएगा। ये टॉपिक मैंने खत्म कर दिया, आप कल से अपने नए टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।